हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम पढ़े थे एक क्वेश्चन पेपर्स जो 9th क्लास के था एसएसटी का। उसमें हम ऑब्जेक्टिव करवाए थे 70 में 70 करवाए थे। आज हम देखेंगे उसी का लघु उत्तरीय प्रश्न खंड ब के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो लर्न विद कवि 26 मेरे चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो उसका विचार 74 79 56 0181 पे अपना साझा कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस। देखिए, ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो खंड बी के अंतर्गत आता है। तो इसमें खंड बी के अंतर्गत लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों आता है। तो आज के क्लास में हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, कल के क्लास में करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में से प्रत्येक से दो प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, 5 विषय उठाया गया है। सोशल साइंस के अंतर्गत 5 सब्जेक्ट लिया गया है और प्रत्येक से दो प्रश्न है और सभी का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, कुल 10 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री, इतिहास। तो क्वेश्चन है कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ, कैसे? ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि नई दुनिया की खोज, उत्तर हो जाएगा नई दुनिया की खोज से इंग्लैंड को नए उपनिवेश, व्यापार के नए बाजार, कच्चा माल और धन संपत्ति प्राप्त हुई। इससे उसकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा। लेकिन यहाँ समझेंगे और इसको डीप से कि नई दुनिया की खोज, तो नई दुनिया की खोज में किसकी खोज की गई थी? तो नई दुनिया की खोज में अमेरिका महाद्वीप की खोज की गई थी। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप की खोज की गई थी। उस टाइम अमेरिका 2 भाग में विभाजित नहीं था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, वो सिर्फ अमेरिका महाद्वीप कहलाता था। तो नई दुनिया की खोज में अमेरिका महाद्वीप की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। और कब किया गया था? ये किया गया था 12 अक्टूबर 1498 में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ है इंग्लैंड। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो इंग्लैंड के निवासी था। ठीक है, वो रहने वाला था इंग्लैंड के, लेकिन वो खोज में निकला था तो वो नई दुनिया की खोज किया अमेरिका महाद्वीप के। ठीक है, तो जब वो खोज किया, जब वो इंग्लैंड से अमेरिका गया तो वहाँ उसको नए उपनिवेश मिला। उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी, रहने का स्थान। ठीक है, तो नए उपनिवेश मिला, यानी नया उसको स्थान मिला, नया जगह मिला, नया कॉलोनी मिला। व्यापार के नए बाजार, यानी वहाँ व्यापार के एक नया बाजार मिला। ठीक है, कच्चा माल मिला। कच्चा माल में यानी ये जो केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब का है, कच्चा माल है। और धन संपत्ति प्राप्त हुई। ठीक है, इससे उसकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ी। ठीक है, जब वो इंग्लैंड में था तो इंग्लैंड से अमेरिका गया तो वहाँ के जो भी उसको खोज किया तो वहाँ उसको ये सब मिला। तो ये सब मिला तो उससे क्या हुआ? उसके आर्थिक जो था, जो भी आर्थिक समस्या था उसमें उसकी बढ़ोतरी हुई, सुधरा और राजनीतिक शक्ति बढ़ी। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? उत्तर समझेंगे कि इस काल में शिक्षा, विज्ञान और कला का विकास रुक गया था। कहने का मतलब हुआ कि जो भी शिक्षा ग्रहण किया जाता था उसका संस्थान बंद हो गया था। विज्ञान और कला का विकास रुक गया तथा धार्मिक रूढ़ियों का प्रभाव अधिक बढ़ा। यानी जो भी था, तो जिसको शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, जिसको विज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, जिसको कला पर ध्यान देना चाहिए, ये सब पर ध्यान न दे करके वो धार्मिक रूढ़ियों पर अपना ध्यान देने लगा। ठीक है, इसीलिए इसे अंधकार का युग कहा जाता है। तो अंधकार का जो युग था ये कब से कब तक चला? तो ये चला था लगभग 476 ईस्वी से लगभग 1000 ईस्वी तक। कब तक? तो 476 से लेकर के 1000 ईस्वी तक लगभग में चला था। ठीक है, प्रारंभिक काल को अंधकार युग कहते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आएगा कि अंधकार युग को और कौन सा काल कहते हैं? तो प्रारंभिक काल को भी अंधकार युग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अब यहाँ जो था ये यूरोप में मध्यकाल, तो मध्यकाल को अंधकार युग, तो ये अंधकार युग क्यों आया था?
अंधकार युग आया था, इसमें शिक्षा, विज्ञान और कला का विकास तो रुका था क्योंकि धार्मिक रूढ़ियों का प्रभाव अधिक हो गया था। तो ये क्यों हुआ था ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के जो था वो पतन हो चुका था। तो पश्चिमी जब रोमन साम्राज्य के पतन हो गया तो जिसने भी इस पर अधिकार किया तो वो इन पर ध्यान न दे करके वो धार्मिक रूढ़ियों पर ध्यान दिलवाने लगा, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरण कहने का मतलब हुआ भौगोलिक खोज यानी एक देश से दूसरे देश का खोज जिसको खोजा नहीं गया है। ठीक है, तो वैज्ञानिक उपकरण, तो वैज्ञानिक उपकरण में क्या क्या आ सकता है? प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा कंपास। तो कंपास क्या था? तो ये कंपास जो था वो दिशा डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, दिशा बताता था कि हाँ, ये कंपास बताता है कि कौन सा पूर्व है, कौन सा पश्चिम, कौन उत्तर, कौन दक्षिण, ये दिशा बताता था। ठीक है, एस्ट्रोलैब, एक एस्ट्रोलैब था। एस्ट्रोलैब से क्या होता था? तो इससे सूर्य और तारा के सहायता से जहाज की स्थिति मालूम किया जाता था। ठीक है, एस्ट्रोलैब जो था उसको सूर्य और तारा को मिला करके क्या किया जाता था? जहाज के स्थिति को देखा जाता था। और पानी जब समुद्र में जहाज चल रहा है तो वहां तो डायरेक्शन इंडिकेट नहीं हो पाएगा, तो उसको तारा और सूर्य के आधार पर जहाज की स्थिति पता किया जाता था कि जहाज किस स्थिति में कहाँ चल रहा है, किस साइड में चल रहा है। ठीक है, और बेहतर नक्शा यानी मैप कह सकते हैं। बेहतर नक्शे जैसे उपकरण ने समुद्री यात्राओं को सुरक्षित और आसान बनाया, जिससे नई खोज में संभव हुई। ठीक है, अब प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 4 नंबर। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? अगर इसको हम तोड़ना चाहें, उपनिवेशवाद को तोड़ना चाहें तो ये 3 भाग में टूटेगा। कैसे? उप, जोड़, निवेश, जोड़, वाद। ठीक है, उपनिवेशवाद जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो उप का मतलब क्या हो जाएगा? उप का मतलब होता है निकट या अधीन। ठीक है, उप का मतलब हो जाएगा निकट या अधीन। निवेश का मतलब क्या होता है? निवेश का मतलब होता है बसाना या स्थापित करना। निवेश यानी निवास यानी बसाना या स्थापित करना। और वाद का मतलब क्या होता है? नीति, विचार या व्याख्या। ठीक है, वाद का मतलब हो जाएगा नीति, विचार या व्याख्या। ठीक है, तो देखिए उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देखेंगे। जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अधिकार कर उसका राजनीतिक और आर्थिक शोषण करता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। किससे? जब कोई शक्तिशाली देश, अब तो कोई गरीब देश नहीं ना है कि वो दूसरे देश पर कब्जा करेगा, कोई शक्तिशाली ही देश होना होगा जो अपने से छोटे देश पे, अपने से कमजोर देश पे कब्जा करेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अधिकार कर उसका राजनीतिक और आर्थिक शोषण करता है। कहने का मतलब हुआ कि जब कोई शक्तिशाली देश है अपने से कमजोर देश पर अधिकार किया तो वहां अपना दबाव बनाएगा, अपना वो राजनीतिक मनवाएगा। ठीक है, जो भी उसका वहाँ के रूल, नियम, रेगुलेशन है उसको हटाने के लिए बोलेगा और अपना राजनीतिक चलाएगा और अपना आर्थिक शोषण करेगा। आर्थिक शोषण यानी जो भी वहाँ के चीज है, धन दौलत है, उसको क्या करेगा? अपने यहाँ ले जाएगा। तो यही बात कर रहा है कि जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अधिकार कर उसका राजनीतिक और आर्थिक शोषण करता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे एक मान के चलिए कि हम अपना भारत देश को ही लेते हैं, तो भारत भी एक समय गुलाम था। किसका? तो भारत जो गुलाम था वो ब्रिटिश शासन का गुलाम था। ठीक है, कब से कब तक था? तो 1757 से लेकर के 1947 तक भारत भी ब्रिटिश सरकार के गुलाम था। ठीक है, तो भारत को भी उस टाइम उपनिवेशवाद कहा जाता था। अब प्रश्न देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। इसका प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 है। कौन कौन सा है? तो ये है, उत्तर हो जाएगा महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा क्या है? छठा हो जाएगा सचिवालय। ठीक है, तो छठा हो जाएगा सचिवालय। कौन कौन सा है? ये है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक हो, महासभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनरल असेंबली। ठीक है, सुरक्षा परिषद को कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को कहते हैं क्या? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है,
न्यास परिषद को क्या कहते हैं? न्यास परिषद को कहते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है। न्यास परिषद को कहते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। सचिवालय को क्या बोलेंगे? सेक्रेटेरिएट, ठीक है, सचिवालय होता है। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? तो ये लोकतंत्र यानी जहां डेमोक्रेसी है, ठीक है, जहां डेमोक्रेसी है वहां की बात कह रहा है कि वहां स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिक के अधिकारों की रक्षा करती है, संविधान की सुरक्षा करती है तथा निष्पक्ष न्याय प्रदान करती है। देखिए, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका रहेगी तभी तो ये सब काम कर पाएगी। स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिक के अधिकार की रक्षा करेगी, संविधान की सुरक्षा करेगी। अगर न्यायपालिका पर ही दबाव बना रहेगा तो ये किसी प्रकार के काम नहीं कर पाएगी, अपने जनता की देखभाल नहीं कर पाएगी। इसीलिए कह रहा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिक के अधिकारों की रक्षा करती है, संविधान की सुरक्षा करती है तथा निष्पक्ष न्याय प्रदान करती है, ठीक है। निष्पक्ष यानी जिसको जैसा न्याय की जरूरत है उसको वैसा न्याय प्रदान करती है। 7 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र की किन्हीं 2 विशेषताएं लिखिए। तो लोकतंत्र के 2 विशेषता है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, नंबर 2 सभी नागरिकों को समान अधिकार, ठीक है। लोकतंत्र में जनता अपने इच्छानुसार सरकार चुनती है और अपने इच्छानुसार ही सरकार से काम करवाती है, ठीक है। जनता जो चाहेगी सरकार वैसा ही काम करेगी। और सभी नागरिकों को समान अधिकार, ये भी है, लोकतंत्र जहाँ है वहाँ सभी नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। अमीर गरीब जो भी हो, दीन दुखियारी जिसको जो भी हो, वो सबको समान अधिकार प्राप्त है। समान नागरिक के लिए समान अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 14, ठीक है। अब देखेंगे 8 नंबर, एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देश के नाम लिखिए। एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देश के नाम, तो ये है उत्तर कोरिया, चीन, सऊदी अरब, कतर और ब्रुनेई। गैर लोकतांत्रिक कहने का मतलब कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, ठीक है। इन लोगों का अपना अपना जो है शासन है, ठीक है। ये लोग कहीं पर राजा शासन करता है, कहीं पर रानी शासन करती है, ठीक है। यहाँ जनता के इच्छानुसार शासन नहीं किया जाता, इसीलिए इसको गैर लोकतांत्रिक कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है? तो उत्पादन में पूंजी, उत्पादन क्या हुआ? उत्पादन जैसे हम खेत से गेहूं उगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है कि उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। पूंजी का मतलब क्या हो जाएगा? पूंजी का मतलब हो जाएगा धन, रुपया, पैसा, ठीक है, वो पूंजी होता है। तो उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है? पूंजी से मशीनें, उपकरण और कच्चा माल खरीदा जाता है जिससे उत्पादन बढ़ता है। अब देखिए, मान के चलिए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे आपको कंपनी स्थापित करना है, तो कंपनी स्थापित करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? कंपनी स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको भूमि चाहिए, और भूमि के साथ साथ तो भूमि चाहिए तो भूमि खरीदने के लिए पूंजी चाहिए, रुपया पैसा चाहिए। फिर उसमें मशीन बैठाएंगे तो जो भी मशीन लगा रहे हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब जो उसमें काम करने वाला वर्कर्स रख रहे हैं तो उसके लिए भी पूंजी चाहिए। तो वही बात कर रहा है कि उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। आंसर हो ही गया। 10 नंबर प्रश्न समझेंगे, उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? तो ये है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ठीक है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ाता है? तो मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ाता है? उत्तर हो जाएगा शिक्षा, प्रशिक्षण और अच्छे स्वास्थ्य से श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ती है जिससे उत्पादन बढ़ता है। अब शिक्षा यानी वो शिक्षित है, उसके प्रकार अनेक प्रकार के क्या है, नॉलेज है, तो उससे संसाधन का उत्पादन बढ़ेगा। प्रशिक्षण यानी वो ट्रेनिंग कहीं से प्राप्त किया है 6 महीना 8 महीना साल भर का, तो उसका नॉलेज ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उससे भी संसाधन उत्पादन बढ़ेगा। और अच्छे स्वास्थ्य, कोई लेबर है, कोई वर्कर्स है, उसका अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो वो क्या श्रम कर पाएगा? जब श्रम नहीं करेगा तो उत्पादन कहाँ से बढ़ेगा? वही बात कर रहे हैं कि शिक्षा, प्रशिक्षण और अच्छे स्वास्थ्य से श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ती है जिससे उत्पादन बढ़ता है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे,
बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम लिखिए। तो बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जमुई। ठीक है, जमुई। तो शेखपुरा की जनसंख्या कितना है? शेखपुरा की जनसंख्या है 6,34,927। ठीक है। शिवहर की जनसंख्या कितना है? 6,56,246। ठीक है। अरवल के कितना है? तो अरवल के हैं 7,08,43। लखीसराय के कितना है? लखीसराय के हैं 1,09,12। ठीक है। और जमुई के हैं 17,60,405। ठीक है। ये जो जनसंख्या हम बताएं किस आधार पर बताएं? ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। अभी जो 2023 में जनगणना हुआ है तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जनसंख्या शेयर नहीं किया गया है डेटा। ठीक है। तो ये 2011 के जनसंख्या के अनुसार हम बताएं। नेक्स्ट है भूगोल यानी ज्योग्राफी। इससे से प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर, उत्तर हो जाएगा खादर किसको कहेंगे? तो नई जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ, हर वर्ष बाढ़ से बनती है। ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? खादर मिट्टी कैसे बनती है? तो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, अधिक उपजाऊ और हर वर्ष बाढ़ से बनती है। और बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है और ऊंचे भाग में पाई जाती है। ठीक है। अब यहाँ समझेंगे हम कि खादर क्या होता है। तो खादर जैसे ये जो बाढ़ आता है अपने क्षेत्र में, आप लोग देखे होंगे जिसके क्षेत्र में बाढ़ आता है तो आप लोग देखते होंगे कि जब बाढ़ आता है तो पहले की मिट्टी जो होता है वो ढक जाता है और बाढ़ द्वारा जो नया मिट्टी आता है उसका परत बन जाता है। ठीक है। तो जब वो बाढ़ में मिट्टी आता है तो वो मिट्टी अधिक उपजाऊ होता है। आप उस पर जो भी बोइए वो बहुत उगता है। जैसे धान ही आप लोग धान बो रहे हैं तो धान के उपज अधिक होता है। ठीक है। ये हर वर्ष आता है बाढ़ के से जब भी आएगा तो बाढ़ में ये खादर मिट्टी ही आता है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी आता है और जलोढ़ मिट्टी को ही खादर कहते हैं। और बांगर क्या होता है? बांगर भी जलोढ़ मिट्टी होता है लेकिन वो पुराना हो जाता है और पुराना हो जाएगा तो उस पर क्या होगा? उपजाऊ नहीं होगा, कम उपजाऊ होगा और ऊंचे भाग में पाई जाएगी। ऊंचे भाग यानी पहले बाढ़ आया लेकिन 5 साल से वहां बाढ़ नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा? वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी और ये बांगर कहलाएगा। ठीक है। तो खादर मिट्टी कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो खादर मिट्टी पाया जाता है ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है। बांगर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? बांगर मिट्टी पाया जाता है दक्कन के पठार, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में, पश्चिम एवं पूर्वी घाट तथा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है। बांगर मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों के नाम लिखें। तो तटीय मैदान में स्थित 3 झील के नाम है चिल्का झील, पुलकित झील, बेम्बनाड झील। ठीक है। तो चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील है कहाँ? चिल्का झील है ओडिशा में। ठीक है। पुलिकट झील है कहाँ? पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और तमिलनाडु में भी है। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह है थोड़ा थोड़ा। अब बेम्बनाड झील जो है ये केरला में है। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। भारत की स्थलीय सीमा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखें। स्थलीय सीमा यानी स्थल से स्थल का मिलाप हो रहा है। ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों का नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है। यहाँ हमको मैप लेना चाहिए था, नहीं लिया है। ठीक है। अगला बार से हम मैप डाल देंगे समझाने के लिए। तो ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका राजधानी थोड़ा देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा? पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगा इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगा काबुल, चीन की राजधानी हो जाएगा बीजिंग, नेपाल की राजधानी हो जाएगा काठमांडू, भूटान की राजधानी हो जाएगा थिम्पू, बांग्लादेश के ढाका, म्यांमार के नैपितो। ठीक है। तो भारत की जो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा लगता है वो कौन से देश से लगता है? इस देश में, इतने सारे देश में बांग्लादेश से लगता है। ठीक है। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा जो लगता है भारत का वो बांग्लादेश से लगता है। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। हिमालय के प्रमुख दर्रों के नाम लिखें। तो हिमालय के प्रमुख दर्रा कौन कौन सा है? हिमालय के प्रमुख दर्रा है नाथुला, जिलेपला, जोजिला, रोहतांग दर्रा और सिपकिला। ठीक है। तो देखेंगे नाथुला दर्रा कहाँ है, कौन से राज्य में है? नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। ठीक है।
और जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में है, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। और शिवकिला कहाँ है? रोहतांग और शिवकिला दोनों दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और जेलेपला जो है वो सिक्किम में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन यानी डिसास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन को अंग्रेजी में बोलते हैं डिसास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपदा, आपदा का मतलब क्या होता है? आपदा, आपदा एक प्राकृतिक घटना होता है, ठीक है। आपदा प्राकृतिक घटना ही होता है। और प्रबंधन का मतलब क्या होता है? प्रबंधन का मतलब होता है उसका निवारण, उसके रोकने का उपाय, ठीक है। प्रबंधन यानी रोकने के उपाय, उसका निवारण कैसे किया जाए, रोकथाम कैसे किया जाए, तो ये प्रबंधन होता है। 17 नंबर प्रश्न समझेंगे, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो आपदा प्रबंधन उत्तर हो जाएगा आपदाओं से होने वाली हानि को कम करने तथा बचाव, राहत और पुनर्वास की व्यवस्था को आपदा प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। आपदाओं से होने वाली हानि को कहने का मतलब हुआ कि इस टाइम सावन चल रहा है, बरसात का सीजन चल रहा है, तो बाढ़ आने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। या सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आसाम को ही लीजिए। आसाम में इस टाइम क्या है, बहुत अधिक बाढ़ आया हुआ है। वहां पर बाढ़ जो आ रहा है वो हर साल आ रहा है। तो वहां बाढ़ क्या हुआ, बाढ़ आ रहा है आसाम में, वो आपदा है, वो बाढ़ आपदा है, ठीक है। तो उसके प्रबंधन का उपाय क्या होना चाहिए था? जब असम में बाढ़ आ रहा है तो उसके प्रबंधन करना चाहिए था, बहुत बड़ा बड़ा दीवार, मोटे मोटे दीवार बनाना चाहिए था, वृक्ष लगाना चाहिए था। जिस बस्ती में पानी जा रहा है उस बस्ती के बाहर बांध बनाना चाहिए था, जिससे बाढ़ के पानी बस्ती में ना प्रवेश करे। तो यही सब क्या हुआ, प्रबंधन हुआ, बाढ़ का प्रबंधन हुआ, ठीक है। तो ये पढ़ना है कि आपदा प्रबंधन, आपदा में जैसे आ जाएगा बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, भूस्खलन आ जाएगा, ठीक है, ये सब आपदा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपदाओं से होने वाली हानि को कम करने तथा बचाव, ठीक है। अब उसका बचाव कैसे किया जाए, कैसे उससे राहत पाया जाए, और पुनर्वास की व्यवस्था, ठीक है। जो गांव डूब गया बाढ़ में उसके पुनर्स्थापित कैसे किया जाएगा, उसको पुनर्वास कैसे किया जाए, तो ये सब व्यवस्था करना आपदा प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न समझेंगे, आपदा प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार लोगों की सहायता की जा सकती है? तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सा आपदा है, आगजनित आपदा है, बाढ़ से रिलेटेड आपदा है, या भूस्खलन है, ठीक है, या भूकंप है, ठीक है। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार लोगों की सहायता की जा सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा भोजन, पानी, दवाई, प्राथमिक उपचार, सुरक्षित आश्रय तथा राहत सामग्री उपलब्ध करा करके सहायता की जाती है। अब असम में ही बाढ़ आया हुआ है तो वहाँ पर लोग जो भी लोग हैं सेवा करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो वहाँ क्या पहुँचा रहे हैं, भोजन पहुँचा रहे हैं, पानी पहुँचा रहे हैं, दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। जो भी बाढ़ में जिसको एलर्जी हुआ है या जिसका तबीयत खराब हो गया है, ठीक है, जो जिसका डेथ हो गया है उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, सुरक्षित आश्रय दिया जा रहा है, जैसे जो पानी में डूब रहा है उसको निकाल करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, तथा राहत सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यही सब क्या हुआ, आपदा प्रभावित क्षेत्र में ऐसे ही हम मदद कर सकते हैं, ठीक है। 18 के ये ऑप्शन सही है। 19 नंबर है, रासायनिक आपदा से आप क्या समझते हैं? तो अब रासायनिक आपदा से आप क्या समझते हैं? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जहरीले रसायन के रिसाव, विस्फोट या दुर्घटना से होने वाली आपदा, ठीक है। जहरीले रसायन के रिसाव, विस्फोट या दुर्घटना से होने वाली आपदा को रासायनिक आपदा कहते हैं, ठीक है। तो जहरीले रसायन के रिसाव कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई कंपनी है, कंपनी अपने जो भी है कंपनी, उस कंपनी में क्या रसायन, जहरीले रसायन के निर्माण हो रहा है, ठीक है, बनाया जा रहा है, और अचानक में कंपनी से जो रसायन है वो लीकेज हो गया किसी कारणवश, या मतलब उसको देख रेख में थोड़ा सा कमी हो गया तो लीकेज हो गया, तो क्या होगा, उससे भी आपदा आएगा, लोगों को हानि। जब वो जहरीला है तो वो बाहर आएगा तो वायु के संपर्क में आएगा या धरती के ही संपर्क में आएगा, पानी के संपर्क में आएगा, तो क्या होगा, उससे
लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, लोग बीमार होंगे, मरने लगेंगे। तो ये क्या हुआ, ये रासायनिक आपदा हो जाएगा। विस्फोट या दुर्घटना से होने वाली आपदा, मान के चलिए कि जो लीकेज हो रहा है, हो ना हो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के विस्फोट होने लगे, तो वो भी क्या है, वो भी रासायनिक आपदा हो जाएगा। तो कह रहा है कि रासायनिक आपदा से आप क्या समझते हैं, तो जहरीले रसायन के रिसाव, विस्फोट या दुर्घटना से होने वाली आपदा को रासायनिक आपदा कहते हैं। ठीक है, ये मानव निर्मित है। रासायनिक आपदा जो है ये मानव निर्मित हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए कि भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था, कारखाना से गैस का रिसाव हो गया था और बहुत मात्रा में लोग मरे थे। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो मानव निर्मित आपदा हुआ। रासायनिक आपदा है लेकिन वो मानव निर्मित रासायनिक आपदा था जो 1984 में घटित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, उत्तर हो जाएगा जब वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO मिलकर अम्ल बना देते हैं तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, क्या है, जब वर्षा के जल में, वर्षा के जल जो होता है प्योर होता है, शुद्ध होता है, उसे हम पी भी सकते हैं, लेकिन हाँ वो किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। वर्षा के जल किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, अगर संपर्क में आया तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो जब वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO मिलकर अम्ल बना देते हैं तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा अधिकतर कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। ठीक है, जहाँ कंपनी ज़्यादा, इंडस्ट्री क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ अम्लीय वर्षा होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा और जो भी हम समझाएं वो भी समझ में आया होगा। हम अपनी तरफ से समझाने की कोशिश बहुत किए हैं। अगर कहीं पर भी कमी रह गया है समझाने का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि हमको ये बात समझ में नहीं आया है, तो हम उसको फिर से सुधारने का कोशिश करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, कल के क्लास में पढ़ाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आज के क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।